आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, काइंडली देख लें। इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में, ताकि आप इस चैप्टर के पार्ट 3 यानी कि आज के वीडियो को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप जो आता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चले आगे देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। काफ़ी बड़ा बड़ा सब नाम है, लेकिन हम लोग समझेंगे काफ़ी डिटेल्स में, तो आपको सारे टॉपिक्स काफ़ी इजी लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 1 यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to produce a single substance are known as combination reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में आपका 2 चीज़ें आता है, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमने एलिमेंट या कंपाउंड का बात नहीं किया है, यहाँ पर हम सीधे बात कर रहे हैं सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। तो जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करता है तो वो एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि हमने यहां पर सब्सटेंस का उल्लेख किया है, सब्सटेंस को लिखा है, सब्सटेंस को मेंशन किया है। तो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कैटेगरी 1 में जो रखा है वो है कि जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे। मैंने सब्सटेंस को और ज़्यादा डिटेल्स कर दिया कि जब हम 2 सिर्फ एलिमेंट्स कंबाइन करवाएंगे तो नया जो कंपाउंड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखें। तो इस कैटेगरी को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे आज, और 2 एग्जाम्पल से हम इन चीज़ों को समझ लेंगे। देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर to oxygen and produce magnesium oxide। यानी मैग्नीशियम का जो रिबन होता है या मैग्नीशियम का मेटल कुछ भी ले लो आप, जब उसे हम लोग बर्न करेंगे, जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या तो खुली हवा में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऐसा इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को या इस एग्जाम्पल को आपने कभी, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में एज एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसमें आपको सर ने मैग्नीशियम का एक पतला सा स्ट्रिप जला करके दिखाया होगा। तो मैं अगर कोई बच्चे उनको नहीं किए हैं तो मैं आपको उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा, देखें। लेकिन उसके पहले आप उनके केमिकल इक्वेशन को देख लें कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का 2 एटम कंबाइन कर रहा है और बना रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं आपको एक बात बता देना चाहूँ कि ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसीलिए ये सबके मैट एलिमेंट्स के आगे में कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई किया गया है। एनीवेज, तो ये इस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो क्लिप आपको दिख रहा है जिसमें एक आदमी टोंग, ये जो आपको पकड़ा हुआ है, इसको हम हिंदी में चिमटा कहते हैं। इसे केमिस्ट्री में या फिर इंग्लिश में हम लोग इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या इंग्लिश में इसे हम लोग टोंग के नाम से जानते हैं, टोंग्स। तो ये टोंग के द्वारा देखो एक मैग्नीशियम का रिबन को वो होल्ड करके रखा हुआ है और ये बर्नर है।
जिससे आग निकल रही बर्नर है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का रिबन को इस टोंग के द्वारा होल्ड करके रखा गया है और खुली हवा में इसे बर्न किया जा रहा है। देखो बर्न करने से ये एक वाइट कलर का, काफ़ी ब्राइट वाइट कलर का फ्लेम जनरेट कर रहा है। और ऐसा होता भी है, जब मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में या खुली हवा में, तो ये काफ़ी ज़्यादा तीखा वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और ये जब पूरी तरीके से जल जाता है तो एक ऐश प्रोड्यूस करता है, ऐश, राख, वाइट कलर का एक ऐश प्रोड्यूस करता है, एक सफ़ेद रंग का राख बनता है इससे। और वही राख जो होता है उसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। देखें ये जो आपको फिगर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको जो वॉच ग्लास है, ये वॉच ग्लास, इसमें जो वाइट कलर का दिख रहे हैं आप, जो आपका डस्ट दिख रहा है, जो ये मैग्नीशियम रिबन के जलने के वजह से गिर रहा है, यही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ऑलराइट, तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 था। मैं इसमें एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा कि अगर मैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि इस डस्ट में, इस राख में अगर थोड़ी सी 1-2 बूंद पानी मिला करके रेड लिटमस को इसके कांटेक्ट में लाता हूँ, तो वो रेड लिटमस का जो कलर है वो रेड से ब्लू हो जाएगा। और कोई भी लिटमस का कलर अगर रेड से ब्लू होता है तो वो मुझे इस बात का इंडिकेशन करता है कि जो भी सब्सटेंस मेरे पास प्रेजेंट है वो एक बेस है। तो अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के कांटेक्ट में आने की वजह से कोई भी रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं ना कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बाय नेचर बेस है। बिल्कुल यही होता है इसका प्रिंसिपल कि कोई भी मेटल, मैग्नीशियम इज ए मेटल, कोई भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसका ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और जितने भी मैक्सिमम मेटालिक ऑक्साइड, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होता है, सारे मेटल को बर्न करना पॉसिबल नहीं होता है, मेटालिक ऑक्साइड नहीं बनते हैं, लेकिन जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं तो उनको जब हम रेड लिटमस के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका कलर टर्न हो जाता है ब्लू में, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि सारे मेटालिक ऑक्साइड बाय नेचर बेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है सोडियम कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। यानी अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड होगा कि अगर हम सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये तो एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन मैं इसे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं। देखें ये डायग्राम हमारे पास है जो कि सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करता है। इसमें हो क्या रहा देखें, इसमें सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर, ये सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि इस बात को दिखा रहा है कि सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो उस हिसाब से सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 11 होगा और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो होगा 2, 8 and 1। बट लास्ट वाले सेल को अगर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहना चाहिए, तब जाकर के ये एलिमेंट अपने आप को स्टेबल कह सकता है। ये बोर्स मॉडल में कहा गया है। लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई क्या इसे 7 इलेक्ट्रॉन देगा ताकि ये अपना 8 ऑक्टेट को पूरा कर ले? नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन एक बल्क है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जो किसी भी एलिमेंट के लिए संभव नहीं है डोनेट कर देना। तो इसलिए मजबूरी में सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देता है तो कोई ना कोई एलिमेंट एक ऐसा चाहिए जो उसे एक्सेप्ट कर ले, यानी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो वैसे एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका नाम है क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 7।
देख पा रहे हैं कि लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसको मिल जाएगा। देखें यहां पर दिखाया गया है कि ये जो सोडियम है इस अपने एक इलेक्ट्रॉन को ये इसको डोनेट कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको डोनेट कर देगा तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन था, अब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा। वैसे ही सोडियम के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़त होगी, बढ़ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो हालांकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन की मात्रा हो गई ज़्यादा, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है सोडियम के ऊपर में उसी का चार्ज रहता है, यानी कि यहाँ पर चार्ज जो होगा सोडियम के ऊपर में वो होगा Na+। और जैसे इसके ऊपर में एक चार्ज आ जाता है तो ये सोडियम एलिमेंट से क्या बन जाता है, सोडियम एलिमेंट या एटम से आयन बन जाता है। वैसे ही क्लोरीन के पास अगर देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 17 है, तो इसमें नेगेटिव चार्जेस की मात्रा ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूं कि क्लोरीन के पावर में क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे ये क्लोरीन एटम से एक क्लोरीन का आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ये आयन में कन्वर्ट होंगे तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, और इस बॉन्ड के वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे सोडियम क्लोराइड। मैं आपको बता देना चाहूँ बात कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक चार्जलेस, इसमें नेट चार्ज कितना होता है, 0, यानी कि ये चार्जलेस एक कंपाउंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। यानी जितने अमाउंट ऑफ सोडियम के चार्ज होते हैं उतने ही अमाउंट के क्लोरीन के भी चार्ज होते हैं। और दूसरी बात, इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, इन बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और कभी कभी इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी को, कैटेगरी नंबर बी, when two or more compounds combine to form a new compound। अब हमारे पास दूसरा कैटेगरी है, जब हमें दो सब्सटेंस दिए गए हैं और उन दोनों सब्सटेंस को हमें कंबाइन करवाना है और देखना है कि कौन सा नया कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि when अमोनिया जो ये कंपाउंड है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनिया दैट इज NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl, जब आपस में कंबाइन करते हैं तो NH4Cl बनाते हैं, NH4Cl। NH3 था, एक हाइड्रोजन कंबाइन कर गया NH4 बन गया, और ये Cl तो कंप्लीट बन गया NH4Cl। आगे देखें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना CaO इसका केमिकल फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। कैसे बनेंगे ये, तो कैल्शियम तो ऑलरेडी रहेगा ही, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबाइन कर लेगा और CO3 बना लेगा, तो ये बन जाएगा CaCO3। अगला, when water is added slowly to some calcium oxide taken in a beaker, a vigorous reaction occurs with a hissing sound to form calcium hydroxide. A large amount of heat is also liberated during the reaction. जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, उसमें अगर हम धीरे से पानी मिलाते हैं तो काफ़ी तीव्र रिएक्शन होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, और एक साउंड जनरेट होता है, एक हिशिंग साउंड, जैसे कि सांप हिश इस तरह का साउंड जनरेट करता है, वैसे एक साउंड जनरेट होगा, हिशिंग साउंड, और साथ ही साथ एक बड़ा अमाउंट में हीट रिलीज होगा इस दौरान, और एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। वो कंपाउंड होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना पानी। रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, CaO प्लस H2O दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो बना रहे हैं CaOH2 जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है, और साथ ही साथ
हीट रिलीज कर रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। वैसे केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगला, when one element and one compound combine to form a new compound, एक एलिमेंट है और दूसरा मेरा कंपाउंड है और दोनों को मिला रहे हैं, कंबाइन करवा रहे हैं, तो एक नया कंपाउंड बन रहा है। जैसे when oxygen combines with carbon monoxide, carbon dioxide is formed, तो उसको केमिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन के थ्रू कि CO प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। बाकी जो 2 लगा हुआ है CO के आगे में या CO2 के आगे में, ये उसको बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। तो इस तरह से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है। अगला, when oxygen combines with sulfur dioxide, sulfur trioxide is formed, यानी कि SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। इसे बैलेंस करने के लिए हमने देखिए यहाँ आगे में 2 लगाया है और इसके आगे में भी 2 लगाया है। इससे क्या हो रहा है, सल्फर हमारे पास 2, यहाँ पर सल्फर हमारे पास 2 और ऑक्सीजन 2 दूना 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर एक है 2, तो 4 और 2 6 और यहाँ पर भी 3 2 6, तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन। इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप इस चैनल पे पहले से ही जुड़े हुए हो तो आपसे अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें एंड गुड बाय।